Welcome back everyone, I am Nabeen and today we are going to learn about the spirometry interpretation। इससे पहले के 4 लेक्चर्स में हमने स्पायरोमेट्री के बारे में जाना कि स्पायरोमेट्री की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है, उसके इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, स्पायरोमेट्री की हिस्ट्री क्या है, इसे किस तरह बनाया गया और उसमें किस तरह मॉडिफिकेशंस हुए, इसके अलावा किस तरह हम पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं, कौन सी मेडिसिन को विथहोल्ड किया जाता है, किस तरह हमारी स्पायरोमेट्री परफॉर्म होती है और स्पायरोमेट्री से हमें कौन कौन से रिजल्ट देखने को मिलते हैं कि हमें कौन कौन से रिजल्ट वहाँ पे प्राप्त होते हैं, कौन कौन से स्पायरोमेट्री में ग्राफ बनते हैं और कौन से लंग वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ को हम स्पायरोमेट्री से मेजर कर पाते हैं। तो हमने अभी स्पायरोमेट्री का इससे पहले जो लेक्चर लिया था उसमें हमने स्पायरोमेट्री की फाइंडिंग्स देखी थी लंग वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ के फॉर्म में। तो जो पहली फाइंडिंग आई थी वो थी हमारी फोर्स वाइटल कैपेसिटी। फोर्स वाइटल कैपेसिटी क्या थी, बेसिकली ये मैक्सिमम वॉल्यूम एयर का था जो हम एक्सहेल कर सकते हैं आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन फोर्सफुली। जब फोर्सफुली हम गहरी सांस भरने के बाद में एयर का जो वॉल्यूम एक्सहेल कर सकते हैं, मतलब अपने लंग से बाहर निकाल सकते हैं, उसे बोला जाता है फोर्स वाइटल कैपेसिटी। सेकंड चीज़ थी फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। तो फोर्स प्रोसीजर में 1 सेकेंड के दौरान लंग से एयर का जो वॉल्यूम बाहर निकलता है उसे बोला जाता है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। थर्ड था इन दोनों का रेशियो। तो ये अभी तक हम इनके बारे में देख चुके हैं। अब इन्हीं के बेसिस पर हम क्या करते हैं, स्पायरोमेट्री की इंटरप्रिटेशन करते हैं। देखो इसके कई सारे मेथड्स होते हैं। कोई डायरेक्टली ग्राफ के थ्रू इसका इंटरप्रिटेशन करता है, कोई ग्राफ देखता है फिर एफबीसी पर जाता है, कोई FEV1/FBC के थ्रू इसका इंटरप्रिटेशन करता है। लेकिन जो बेस्ट मेथड है वो मुझे जो लगती है और जिस बेसिस पर मैं इसका इंटरप्रिटेशन देखता हूँ उसी बेसिस पर मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पायरोमेट्री की रिपोर्ट हमारे पास जैसे ही आती है सबसे पहले हम देखते हैं हमारे फ्लो वॉल्यूम लूप को और वॉल्यूम टाइम कर्व को। ठीक है, दो हमारे पास स्पायरोमेट्री में हमें ग्राफ देखने को मिलते हैं। इन ग्राफ्स के बारे में देखो मैंने कल समझा दिया था, तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो इससे पहले वाला जो हमारा 4th वीडियो है स्पायरोमेट्री का वो देख लीजिएगा एक बार। तो हमारे पास पहला ग्राफ हमें जो मिलता है वो मिलता है फ्लो वॉल्यूम कर्व और सेकंड जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है वॉल्यूम टाइप ग्राफ। तो एक चीज़ ध्यान रखना, देखो इंस्पायरेशन और इनहेलेशन उसी तरह एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन दोनों एक ही चीज़ होती है, मतलब ये टर्म्स क्या इंटरचेंज होते रहते हैं। तो अगर दोनों में से कुछ बोल देता हूँ तो कन्फ्यूज मत हो जाना कहीं पे। तो देखो पहला हमारे पास आता है हमारा फ्लो वॉल्यूम कर्व। अब जो फ्लो वॉल्यूम कर्व होता है इसमें हमारे पास 2 आर्म होती हैं या 2 लूप होते हैं। पहला वाला जो हमारा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी आर्म, और जो नीचे वाला हमें दिखाई देता है ये हमारा होता है इंस्पायरेटरी आर्म। मतलब ये कब बनता है, जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, और ये कब बनता है, जब हम सांस को अंदर लेते हैं दोबारा से। तो देखो पहले हमारे पास जो नॉर्मल ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है। यहाँ से असेंड किया फिर डिसेंड करता है, फिर एक लूप बनाते हुए क्या आता है, इसके इनिशियल पॉइंट पर आ जाता है। जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये हमारी क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन में जो पेशेंट होता है उसका ये हमारे पास में ग्राफ हमें दिखाई देता है। अगर हमारे पास कोई ऑब्स्ट्रक्शन का केस है, ऑब्स्ट्रक्शन का केस मतलब पेशेंट को कोई ऐसा डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो प्रॉपरली एयर को एक्सहेल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, सांस को प्रॉपरली छोड़ नहीं पा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन इसे बोला जाता है और ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर से नहीं बोला जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, तो देखो सांस को छोड़ नहीं पा रहा है तो कहाँ प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी, जो एक्सपायरेटरी कंडीशन है वहाँ पर, मतलब जो एक्सपायरेटरी लूप है वहाँ पे आपको इशू दिखाई देगा। तो क्या होगा, जो डिसेंडिंग आर्म है हमारी एक्सपायरेटरी लूप की उसमें एक कविंग हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि क्या होता है, थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। ये क्या हुआ, जो हमारी नॉर्मल लाइन थी उससे थोड़ा सा क्या हुआ, अंदर की तरफ मुड़ गया, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, हमारा ये जो आर्म है ना ये रिप्रेजेंट कर रही थी कि हमारा फ्लो कितना है। जैसे कि हमने फर्स्ट सेकंड यहाँ पे मान लीजिए हमने 6 सेकंड के लिए सांस छोड़ी है, तो मान लीजिए यहाँ पे उसने क्या 1 सेकंड में सांस छोड़ी थी वो ये है, या 1 सेकंड में उसका जो फ्लो था वो यहाँ से रिप्रेजेंट हो रहा था, 2 सेकंड में जो फ्लो था वो यहाँ से, 3 सेकंड में जो फ्लो था वो यहाँ से, 4 सेकंड में जो फ्लो था वो यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा था, 5 सेकंड में 6 सेकंड में फ्लो था वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा था। तो क्या होगा, देखो वॉल्यूम तो उसने देखो क्या होगा, वो जैसे नॉर्मल पेशेंट छोड़ पा रहे थे उसी तरह सांस तो वो क्या करेगा, जितनी भी उसके लंग्स में पूरी बाहर निकाल देगा 6 सेकंड के दौरान पे, या जब तक रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं पहुंच पाता है तब तक वो सारी एयर को क्या कर देगा, एक्सहेल आउट कर देगा। लेकिन बीच में फ्लो के दौरान क्या होगा, मान लीजिए उसके क्या है एयरवे में, उसके जो एयरवेज हैं हमारे ट्रेकिया ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स में, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कुछ ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से वो सांस को प्रॉपर बाहर नहीं छोड़ पा रहा है। तो क्या होगा, जब वो फोर्स लगाएगा ना तो उस दौरान पे क्या होगा, उसका जो फ्लो बनना चाहिए था फ्लो क्या होगा, कम बनेगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में एक पाइप है, अब अगर कोई पाइप है तो पाइप में किसी वजह से क्या हुआ, कोई ऑब्स्ट्रक्शन, हमने मान लीजिए पाइप में क्या कुछ फंसा दिया है, पाइप में जाकर हमारा कुछ भी फंस गया है। ये मान लीजिए यहाँ से क्या आ रहा था, हमारे पास में पानी आ रहा था, अभी नॉर्मल कंडीशन थी हमारे पास में, तो जितना पानी आ रहा था उतना बाहर निकल जाएगा और उतनी तेज़ी से बाहर निकलेगा। अब क्या करेगा ये, जैसे हमने फ्लो लगाया तो क्या हुआ, जितनी तेज़ी से, मान लीजिए 5 लीटर पर मिनट की दर से ये पानी आ रहा था, तो 5 लीटर पर मिनट की दर से यहाँ से ये क्या आ जाएगा, यहाँ से भी ये निकलता चला जाएगा, जितना हम यहाँ से लगाएंगे उतना ही फोर्स यहाँ पे आराम से ये निकल जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए क्या हुआ, यहाँ पे इसमें क्या हुआ,
किसी तरीके से हमने कुछ फंसा दिया, यहाँ पे आके कुछ मिट्टी वगैरह फंस गई, कुछ जम गया, तो ये क्या होगा, ऐसा करा होगा यहाँ से, ये क्या होगा यहाँ पे, इसकी क्या होगा, जो डायमीटर है वो कम हो गया। अब डायमीटर कम हो गया, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो अब क्या 5 लीटर पर मिनट की दर से यहाँ से पानी जाना चाहिए, तब वो जाएगा नहीं जाएगा। जनरल सी बात है, क्या हो जाएगा यहाँ पे जो उसका फ्लो है, फ्लो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए कि अभी वो 5 लीटर पर मिनट पानी 5 लीटर पर मिनट 1 मिनट में वो 5 लीटर पानी को निकाल रहा था, तो अब क्या होगा कि वो 1 मिनट में 5 लीटर पानी को तो नहीं निकाल पाएगा, मतलब 1 मिनट में 5 लीटर से कम पानी निकलेगा, मतलब उसका जो फ्लो होगा वो तो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो 5 लीटर पानी को नहीं निकाल पाएगा, धीरे धीरे करके वो जैसे 1 मिनट में नहीं निकाल पाएगा तो 2 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट में, आखिरकार जो 5 लीटर का पानी था, 5 लीटर पानी था हमारे पास में, वाटर था, वो निकल ही जाएगा। लेकिन क्या होगा, जो फ्लो है, मतलब जितनी तेज़ी से निकलना चाहिए था उतनी तेज़ी से वो नहीं निकलेगा। 5 लीटर पर मिनट की जगह हो सकता है ये कि ऐसा हो जाए कि वो 2 लीटर पर मिनट, 3 लीटर पर मिनट पर आकर रुक जाए, मतलब 2 लीटर है वो 1 मिनट में निकाल रहा है, तो ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो यही क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन केस में भी कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारे पास क्या था, नॉर्मल फ्लो था। अब नॉर्मल फ्लो था, लेकिन क्या हुआ हमारे पास में, अब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेकंड के दौरान नॉर्मल फ्लो था, लेकिन अब ऑब्स्ट्रक्शन का केस आ गया। कुछ मान लीजिए हमारा जो सांस की नली थी, कुछ वहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो अब जो फ्लो था, फ्लो क्या होगा हमारे पास में, डिक्रीज होगा। तो ये फ्लो क्या होता है हमारा, ये फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये फ्लो हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इस ड्यूरेशन पे फ्लो क्या हो गया हमारा, डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज होकर इसने क्या एक इस तरीके का एक अंदर की तरफ कहा जाए इसको तो स्ट्रक्चर बना लिया, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉनकेव स्ट्रक्चर बोलते हैं, कॉनकेविंग बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कविंग बोला जाता है बेसिकली। ठीक है, ये क्या है, हमारी कविंग है एक। और कविंग क्या रिप्रेजेंट करती है, कविंग हमेशा ऑब्स्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करती है। चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको ग्राफ में एक्सपायरेटरी रूप में कविंग दिखाई दे रही है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, हमारे ऑब्स्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा देखो, अब हमारे पास दूसरा केस जो आता है, वो केस हमारे पास होता है रिस्ट्रिक्शन का। तो रिस्ट्रिक्शन के केस में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन के केस में किसी वजह से हमारे लंग तक जो एयर पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती, मतलब कम मात्रा में पहुंचती है, या हम कह सकते हैं कि हमारे लंग पूरी तरह से एक्सपेंड नहीं हो पाते। जब पूरी तरीके से लंग हमारे एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, जो हमारा एंटायर वॉल्यूम है लंग्स के अंदर, वो क्या हो जाना चाहिए, इस कंडीशन में डिक्रीज हो जाना चाहिए। डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि लंग्स के अंदर एयर ही नहीं पहुंच पा रही। अब देखो, एयर नहीं पहुंच पाएगी तो एयर वो प्रॉपर बाहर भी नहीं निकाल पाएगा, तो एयर प्रॉपर बाहर नहीं निकाल पाएगा, उस वजह से क्या हो जाएगा कि जो पूरा एरिया है हमारे पास में, जो फ्लो वॉल्यूम लूप है पूरा का पूरा, वो क्या हो जाएगा, साइज में डिक्रीज हो जाएगा। अब ऑब्स्ट्रक्शन में क्या हो रहा था, एक्सपायरेटरी कंडीशन में तो उसको इशू आ रहा था, लेकिन एयर तो उसके पास में है, तो निकाल तो क्या पूरी एयर रहा था, तो इस वजह से क्या हो रहा था, इंस्पायरेशन के दौरान तो उसको कोई दिक्कत नहीं थी, तो इंस्पायरेशन वाला लूप था वो कैसा आ रहा था, हमारा नॉर्मल आ रहा था। लेकिन अब इस कंडीशन में क्या हुआ, आप रिस्ट्रिक्शन की कंडीशन में देखिए, तो रिस्ट्रिक्शन की कंडीशन में क्या हुआ, कंप्लीट जो वॉल्यूम था लंग्स के अंदर वही उतना प्रेजेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए उसको 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से उसको एयर निकालनी थी, लेकिन लंग्स में 5 लीटर एयर है ही नहीं है, लंग्स में 2 लीटर एयर है, तो इसको वो क्या करेगा, कभी अचीव ही नहीं कर पाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है ना, वो क्या हो जाएगा, हमारा जो पूरा का पूरा लूप है, इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी इंक्लूडिंग बोथ, ये क्या हो जाएगा, हमारा साइज में डिक्रीज हो जाएगा कंपेरिजन टू नॉर्मल वन। तो ये हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन हमारे पास नॉर्मल पेशेंट की है, रिस्ट्रिक्शन, फिर ऑब्स्ट्रक्शन। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, ये आपको रेड कलर का ग्राफ दिखाई दे रहा है, फ्लो वॉल्यूम कर्व में आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ऑब्स्ट्रक्शन के केस में क्या हो जाएगा, हमें कविंग दिखाई देगी, और रिस्ट्रिक्शन के केस में जो एंटायर ग्राफ है वो नॉर्मल ग्राफ के कंपैरिजन में साइज में छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या होता है, फ्लो वॉल्यूम कर्व से हमें मालूम चलता है कि हम स्पायरोमेट्री का इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे। फिर हमारे पास आता है वॉल्यूम टाइम कर्व या वॉल्यूम टाइम ग्राफ। वॉल्यूम टाइम ग्राफ में आपको 3 कंडीशन यहाँ पे भी दिखाई दे रही होंगी, नॉर्मल, ऑब्स्ट्रक्शन और रिस्ट्रिक्शन। नॉर्मल केस में क्या हुआ, नॉर्मल केस में क्या वो अचीव कर पा रहा था, जो उसका एंगल था वो नॉर्मल था, और वो क्या कर पा रहा था, वहाँ पे नॉर्मल तरीके से सांस को छोड़ पा रहा था, नॉर्मल तरीके से सांस को ले पा रहा था। जो हमारा वॉल्यूम टाइम कर्व होता है वो बेसिकली एक्सपायरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये पूरा का पूरा आपको एक्सपायरेटरी कंडीशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ से उसने सांस छोड़ना शुरू किया 6 सेकंड 7 सेकंड, जहाँ तक भी वो पहुंचा, रेसिडुअल वॉल्यूम तक वो पहुंच गया, उसके बाद उसने यहाँ पे सांस छोड़ना यहाँ से इतना, यहाँ के बाद में ये रुक गया। ठीक है, तो अब पहली नॉर्मल कंडीशन थी, फिर आती है हमारी ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन, और थर्ड आती है हमारे पास में रिस्ट्रिक्शन की कंडीशन। तो देखो, ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशंस में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास में पहली नॉर्मल कंडीशन थी। ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशंस में क्या हो जाता है, जो एंगल होता है वॉल्यूम टाइम कर्व में, जो एंगल बना रहा था हमारा, जो ये लाइनिंग एंगल बना रही थी, वो एंगल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और रिस्ट्रिक्शन और क्या होता है, इसके पैरेलली नहीं चलता है। जो नॉर्मल वाली कंडीशन थी उसके पैरेलली ये आर्म नहीं चलती, लेकिन आखिर में जाकर कहाँ मिल जाती है, नॉर्मल से जाकर मिल जाती है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन के केस में क्या होता है, ये दोनों भी कभी आपस में नहीं मिल पाते, क्योंकि क्या हुआ है, ओवरऑल जो लंग वॉल्यूम था ना वो डिक्रीज हो गया है। ओवरऑल लंग वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से
क्या होगा, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन के केस में तो क्या हुआ, मान लीजिए कि वो अभी जैसे बताया मैंने कि 5 लीटर पर मिनट की दर से सांस को छोड़ रहा था, तो वो क्या होगा, आखिरकार किसी ना किसी तरह पे जाकर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे उसने एक्सपायरेशन खत्म किया, तो एक्सपायरेशन खत्म करने के दौरान पे क्या हुआ, तो एक्सपायरेशन खत्म करने के दौरान पे उसने 6 लीटर एयर को यहाँ पे मान लीजिए छोड़ दिया। तो अब अगर ऑब्स्ट्रक्शन के केस में हम देखें तो मान लीजिए कि वो सांस तो धीरे धीरे छोड़ रहा है, इस वजह से क्या हुआ, ये फ्लो क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, जो उसका फ्लो था वो तो डिक्रीज हो गया, लेकिन फ्लो डिक्रीज होने की वजह से ऐसा नहीं हुआ कि जो सांस थी वो पूरी नहीं छोड़ पाया, जो पूरी तरीके से एक्सपायरेशन ना कर पाया। तो लंग्स में जो भी एयर थी उसने आखिरकार उसने सारी एयर को बाहर निकाल दिया। तो आखिर में जाके क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं आखिर में जाकर मिल जाता है हमारे वॉल्यूम टाइम कर्व में, जो नॉर्मल वाली कंडीशन होती है उससे जाकर ये मिल जाता है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन की कंडीशंस में क्या होगा कि कभी भी वो प्रॉपर उतनी एयर नहीं छोड़ पाएगा जितनी एयर वो नॉर्मल पेशेंट छोड़ रहा है, क्योंकि उसके पास एयर अवेलेबल नहीं है, लंग एक्सपेंड नहीं हुए या लंग में किसी वजह से एयर पहुंची ही नहीं है। अब मान लीजिए उसने ये 5 लीटर एयर को छोड़ा था, तो 5 लीटर एयर को वो छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि 5 लीटर उसके पास ही नहीं, उसके पास तो लंग्स में 2 लीटर एयर गई है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, इसकी पैरेलल तो चलता है, मतलब फ्लो तो बना हुआ है, फ्लो से तो वो छोड़ रहा है, लेकिन क्या है, उसका जो वॉल्यूम है ना, ओवरऑल वॉल्यूम लंग्स के अंदर वो डिक्रीज हो गया है। तो देखो अगर इस तरह की कंडीशन दिखाई देगी आपको, जो रेड लाइन से दिखाई दे रही है, तो नॉर्मल कंडीशन होती है। ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में ये आम थोड़ी सी नीचे की तरफ आ गई है, लेकिन आखिर में जाकर कहाँ मिल जाएगी, हमारी नॉर्मल कंडीशन वाली लाइनिंग से मिल जाती है। और लास्ट कंडीशन रिस्ट्रिक्शन की होती है, तो रिस्ट्रिक्शन क्या होती है, कर्विंग बनाते हुए आखिर में जाकर क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है इसके, लेकिन इससे जाकर हमारी जो नॉर्मल कंडीशन वाली लाइनिंग है उससे जाकर नहीं मिलती है। तो ये हमारे इन ग्राफ से हमें इस तरह पता चलता है कि कौन सी कंडीशन नॉर्मल है, कौन सा ऑब्स्ट्रक्शन है, कौन सा रिस्ट्रिक्शन है। अब इसके बाद ये सब हो गया, इनको हमने देख लिया। अब हम पहुंच जाते हैं हमारे वैल्यूज़ पर कि हमें जो वैल्यूज़ मिली थी कौन कौन सी, FBC, FEV1 और FEV1/FBC। तो हम इनको चेक करते हैं कि इनके बेसिस पर भी इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो अब ये 5 लीटर वाला मैं हटा देता हूँ, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो देखो अब हम क्या करते हैं, तो देखो सबसे पहले बिल्कुल यही फ्लो होता है अगर हमें कोई स्पायरोमेट्री रिपोर्ट को चेक करना है। सबसे पहले हम चेक करते हैं FEV1/FBC का रेशियो। FEV1 का मतलब है कि उसने 1 सेकंड में जो सांस छोड़ी है, और FBC का मतलब होता है कि पूरे ड्यूरेशन में जब तक वो सांस छोड़ता रहा उसने कितनी टोटल एक्सपायरेशन किया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि उसने टोटल कितनी सांस छोड़ी, उसने मान लीजिए टोटल एक्सपायरेशन कितना किया है, कितना लंग से वॉल्यूम आउट किया है, 6 लीटर। 6 लीटर मतलब 6 लीटर उसने टोटल वॉल्यूम, जैसे उसने सांस भरी गहरी और सांस छोड़ना शुरू किया और 7 सेकंड में जाकर वो रुक गया, तो 7 सेकंड के दौरान पे उसने टोटल कितना वॉल्यूम छोड़ा है, 6 लीटर वॉल्यूम उसने छोड़ा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, FBC, फोर्स वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, लेकिन सांस जैसे ही उसने छोड़ना शुरू किया तो पहले सेकंड में उसने, मान लीजिए पहले सेकंड में ही उसने कितना छोड़ दिया, 4 लीटर। हाँ इतना छोड़ता है, क्योंकि पहले सेकंड में हम क्या करते हैं, एकदम फोर्स से झटके से सांस छोड़ते हैं, तो जो 70 से 80% वॉल्यूम होता है ना एयर का, वो पहले सेकंड में ही निकल जाता है। तो जो पहले सेकंड में जो 4 लीटर उसने छोड़ा होगा उसे बोला जाएगा FEV1। ठीक है, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड। अब ये क्या होता है, मतलब इसका 80% होता है, जो 80 से लेकर 70 से लेकर 80% होता है, मतलब जो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड है वो हमारे FBC का, फोर्स वाइटल कैपेसिटी का कितना होता है, हमारे पास 70 to 80% होता है। जो देखो वैल्यू आई है, हमने डिवाइड किया तो उसकी वैल्यू कितनी है, 0.7। ये परसेंटेज में नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे 70 नहीं है, यहाँ पे 0.7 उन्होंने डायरेक्ट फ्रैक्शन निकाला है इसका, तो कितना होता है वो 0.7 होता है। ठीक है, अब ये हमें किस तरीके से यहाँ से पता चलेगा अब आगे कि किस तरीके से हम आगे इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर वो 10 लीटर सांस छोड़ रहा है तो 10 लीटर सांस छोड़ रहा है तो 7 से 8 लीटर अगर वो जो एयर को एक्सहेल करेगा वो पहले सेकंड में कर देगा। इसी को बोला जाता है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड। और दोनों का रेशियो हम निकालते हैं तो कितना आएगा भाई, रेशियो और उसको परसेंटेज निकालेंगे कितना आएगा, 70 to 80%, या बेसिकली 70% इसको हम मानते हैं लोअर लिमिट के फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या, FEV1/FBC। तो इसको हमने मान लिया कि जो हमने रिसर्च की है उनसे हमें पता चला कि ये 0.7 होता है, इसकी जो वैल्यू आती है वो 0.7 के समथिंग आती है। तो अगर देखो इसका मतलब क्या है कि अगर 0.7 से अगर ये वैल्यू कम आ रही है तो हो सकता है कोई इशू है, 0.7 से बहुत ज़्यादा आ रही है तो भी हो सकता है कोई इशू हो सकता है। ये बता चुका हूँ कि कब ज़्यादा आती है कब कम आती है, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में चेक कर सकते हो। तो पहले हमने चेक किया FEV1/FBC का रेशियो। हमने चेक किया कि ये जो रेशियो हमारे पास रिपोर्ट में आया है 0.7 से कम है या फिर 0.7 से ज़्यादा है। हमारे पास रिपोर्ट आई होगी, उसमें पेशेंट ने परफॉर्म किया होगा, तो पेशेंट ने परफॉर्म किया होगा तो उस कंडीशंस में क्या होगा हमारे पास में, या तो हो सकता है कि ये 0.7 से ज़्यादा है मतलब कि कैसा 0.9 आ गया मान लो,
और या हो सकता है कि कम आए मतलब हो सकता है कि 0.5 आ गया। दो ही कंडीशन हमारे पास में हो सकती है। तो ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे बढ़ते हुए चेक करेंगे। देखो दो कंडीशन हो सकती है, या तो हो सकती है कि रेशियो 0.7 से कम आ रहा है, मतलब FeV1 बाई FbC को जब हम डिवाइड कर रहे हैं, जिनका रेशियो निकाल रहे हैं, तो वो 0.7 से कम आ रहा है, मतलब यस मतलब कि ये कम आ रहा है 0.7 से। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, नो, मतलब ये FeV1 बाई FbC का रेशियो 0.7 से कम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारे पास कंडीशन आती है यस, मान लीजिए 0.5 लीटर हमारे पास में आ रहा है। ठीक है, जो FeV1 बाई FbC का रेशियो है वो 0.7 से कम आ रहा है, तो 0.5 की तरफ ये इशारा कर रहा है। तो देखो जैसे ही आपको पता चले कि ये रेशियो 0.7 से कम आ रहा है, तो आपके दिमाग में पहली चीज़ आनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि ये केस हो सकता है कि ऑब्स्ट्रक्शन का हो। ऑब्स्ट्रक्शन का केस क्यों होगा, क्योंकि फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड ये ऊपर लिखा हुआ है। अब ये 0.7 से कम कब आएगा, जब ऊपर वाली संख्या कैसी हो, छोटी हो, और नीचे वाली संख्या या तो बड़ी हो या कांस्टेंट हो। नीचे वाली संख्या कैसी हो, ऊपर वाली संख्या कैसी हो जाएगी हमारी, छोटी हो। अब FeV1 फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, मतलब ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड कब घटता है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ये घटता है हमारा ऑब्स्ट्रक्शन के केस में। या यहाँ से भी हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये फ्लो है ना, 1 सेकेंड में ये फ्लो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कब घट रहा है, हमारे ऑब्स्ट्रक्शन के केस में यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या होगा, अगर 0.7 से कम आ रहा है तो ऑब्स्ट्रक्शन का केस हो सकता है, हम ये मान के चलेंगे, लेकिन अभी हमें कन्फर्मेशन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे यस आया, जैसे ही हमें पता चला कि ये रेशियो 0.7 से कम है, हम जाएंगे हमारे फोर्स वाइटल कैपेसिटी की तरफ। ठीक है, अब हमें पता है फोर्स वाइटल कैपेसिटी कब डिक्रीज होगी। फोर्स वाइटल कैपेसिटी मतलब उसने कंटिन्यूसली, मतलब सांस छोड़ते टाइम पर टोटल कितनी सांस उसने छोड़ी है, उसको हम बोलते हैं फोर्स वाइटल कैपेसिटी। को बिल्कुल शुद्ध हिंदी में और इसको लोकल टर्म्स में समझा रहा हूँ मैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। FbC का मतलब होता है कि उसने कितनी एयर को एक्सहेल किया है कंप्लीट एक्सहेलेशन के दौरान पे, मतलब पूरे सांस छोड़ने के दौरान 6 सेकंड 7 सेकंड 8 सेकंड में उसने जब तक सांस छोड़ी है उतनी कितनी एयर लंग से बाहर निकाली है, उसे बोला जाता है फोर्स वाइटल कैपेसिटी। अब ये कब घटेगी, देखो अब क्या होता है, देखो ऑब्स्ट्रक्शन के केस में तो ये घटती नहीं है। क्यों नहीं घटती है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन में तो केवल उसको सांस छोड़ने में दिक्कत आ रही है। लेकिन ये तो क्या है, ऐसा तो नहीं है कि उसने मान लीजिए लंग्स में 5 लीटर वॉल्यूम था तो वो 5 लीटर नहीं छोड़ पाएगा, 5 लीटर था 5 लीटर छोड़ देगा। हाँ, हो सकता है कि टाइम ज़्यादा लगे उसको, क्योंकि फ्लो उसका डिक्रीज हो गया है। तो मान लीजिए उसने 7 सेकंड 8 सेकंड 10 सेकंड लेके उसने सारी की सारी एयर बाहर निकाल दी, तो ये क्या होगा, हमारे ऑब्स्ट्रक्शन के केस में ये नहीं घटता है। अब देखो, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम FbC, जैसे यस आ गया, ये FeV1 बाई FbC का रेशियो 0.7 से कम आया। जैसे ही आपको दिखा कि 0.7 से कम आ रहा है, आप चेक करेंगे FbC को। अगर हमारी FbC, अब हम क्या चेक करेंगे कि FbC हमारी लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल से कम है या नहीं है। अब लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल क्या होती है, तो लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल क्या होती है, किसी भी पर्टिकुलर रीडिंग के लिए, किसी भी पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए वो वैल्यू जिससे नीचे उसे एबनॉर्मल कंसाइडर कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने माना कि हमारी जो FbC थी उसकी लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल कितनी है, हमारी FbC की लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल है 2.3 लीटर। ठीक है, मतलब ये हमारी पर्टिकुलर पेशेंट के लिए हमारी मशीन ने बताया कि लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल कितनी है, 2.3 लीटर। तो अगर FbC 2.3 लीटर से कम आएगा तो इसका मतलब रहेगा कि ये FbC हमारा एबनॉर्मल है, मतलब FbC किसी डिसीज की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। LLN का मतलब ये आपको, आप कहीं भी चले जाओ, अगर आप सर्च करोगे ना कि स्पायरोमेट्री का इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, तो आपको हर ग्राफ मिलेगा, उसमें आपको LLN दिखा मिलेगा। तो LLN का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल। लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है, तो किसी भी पैरामीटर की वो वैल्यू जिसके नीचे उसे हम क्या मानेंगे, एबनॉर्मल मानना स्टार्ट कर देंगे। जैसे अगर हमारी FbC की वैल्यू 2.3 लीटर है, जैसे हमारी मशीन ने हमें प्रेडिक्ट करके बताया कि इसकी लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल 2.3 लीटर आई है, तो इसका मतलब रहेगा कि 2.3 लीटर से कोई भी वैल्यू नीचे आएगी अगर FbC की, तो उसे हम क्या मान लेंगे, उसे हम मान लेंगे कि वो कंडीशन कैसी है, हमें एबनॉर्मलिटी की तरफ इशारा कर रही है। ठीक है, तो ये हमारी होती है लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल। ठीक है, ये 5th पार्ट होता है, 5th परसेंटाइल होता है उस एरिया की पॉपुलेशन का। इसको मैं कभी ना ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल को क्या होती है। अभी बस समझो कि क्योंकि ये मशीन इंटरप्रेट करके दे देती है आपको, वहाँ पे बहुत निकालना नहीं पड़ता है। आजकल एडवांस मशीनरी आ गई है तो वो खुद से कैलकुलेट करती है। तो अगर हम चेक करेंगे FbC हमारा लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल से कम आ रहा है कि नहीं, या हम इसको 80% ऑफ प्रेडिक्टेड भी मान सकते हैं कि 80% ऑफ प्रेडिक्टेड से कम है कि नहीं। अब 80% ऑफ प्रेडिक्टेड क्या है, प्रेडिक्टेड मतलब एक मशीन हमारी क्या करती है, नॉर्मल वैल्यू प्रेडिक्ट करती है। जैसे मैं टेस्ट कराने गया, तो मैंने टेस्ट कराया, तो पहले मैंने सारी जानकारी इंटरप्रेट कर दी, उसके हिसाब से मशीन पहले ही सारा इंटरप्रिटेशन कर लेती है नॉर्मल वैल्यू का, क्योंकि मशीन के पास डाटा होता है कि इस एज में, इस
नेशनलिटी में और इस हाइट में पेशेंट की क्या नॉर्मल वैल्यू क्या आएगी। तो मान लीजिए मेरी जो मशीन थी उसने क्या करा, एफबीसी की जो प्रेडिक्टेड वैल्यू थी वो कितनी मानी है हमारे पास में 10 लीटर उसने मानी है। तो अगर 10 लीटर उसने मानी है तो अगर 10 लीटर का 80% कितना होगा 8 लीटर। तो इसका मतलब अगर 8 लीटर से कोई नीचे की वैल्यू आएगी एफबीसी की, मतलब पेशेंट ने परफॉर्म किया। अब पेशेंट ने परफॉर्म किया उसको हम क्या बोलते हैं, पेशेंट की रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अगर जो पेशेंट रीडिंग है वो पर्टिकुलरली कितनी आ रही है 80% ऑफ प्रेडिक्टेड वैल्यू से कम आ रही है, तो इसका मतलब उसको हम एबनॉर्मल मानेंगे। जैसे यहाँ पे 10 लीटर मशीन ने प्रेडिक्ट की थी कि 10 लीटर उसको छोड़ना चाहिए पूरा सांस को, लेकिन उसने कितनी छोड़ी, बस 8 लीटर छोड़ी। तो ये 8 लीटर क्या है, हमारी 80% प्रेडिक्टेड है, मतलब वो नॉर्मल की तरह पे, नॉर्मल भी और एबनॉर्मल की कंडीशन पे कुछ भी हो सकता है। जैसे उसने 7 लीटर छोड़ा तो ये क्या मानेंगे हम कि ये एबनॉर्मल है, मतलब डिक्रीज हो गया है हमारा एफबीसी। 6 लीटर छोड़ा तो ये भी क्या मानेंगे हम, डिक्रीज हो गया है। 8 लीटर से ऊपर 9 लीटर है मतलब इंक्रीज हुआ है, मतलब अच्छी बात हो सकती है। तो देखो ये कंडीशन हमारे पास में आती है। अब हमने एफबीसी को चेक किया, अगर ये लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल से या 80% ऑफ प्रेडिक्टेड बाय मशीन से क्या है हमारा, या तो कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। अगर ये हमारे पास में कम होता है, देखो ये क्या है, यश की कंडीशन, अगर कम होता है तो उस कंडीशन में हम मानेंगे कि मिक्स डिसऑर्डर है पेशेंट को। और अगर ये 80% से कम नहीं है, इसका मतलब एफबीसी डिक्रीज नहीं हुआ, तो इसका मतलब मानेंगे हम कि ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न पेशेंट में हो सकता है, अस्थमा सीओपीडी जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, अभी हो सकती हैं इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये स्पायरोमेट्री केवल एक बेसिस है। स्पायरोमेट्री के बाद हमारे पास में एक जो टेस्ट परफॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं बॉडी प्लेथोसिसमोग्राफी। बॉडी प्लेथोसिसमोग्राफी से हमें क्या मिलता है, टोटल लंग कैपेसिटी का पता चलता है। टोटल लंग कैपेसिटी का पता करने के बाद हमें चलता है डीएलसीओ के बारे में। ठीक है, डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ लंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, एक और टेस्ट होता है। और इन्हीं तीनों टेस्टों को मिलाकर हमें स्पायरोमेट्री, डीएलसीओ और बॉडी प्लेथोसिसमोग्राफी तीनों को मिलाकर हमें एक बेहतर रिजल्ट प्राप्त होता है और कंफर्मेशन मिलता है कि पेशेंट को ये डिसीज होगी। तो अभी क्या हम अगर आप स्पायरोमेट्री, लेकिन क्या होता है सब में ये अवेलेबल नहीं होती, केवल आपको स्पायरोमेट्री देखने को मिलेगी मैक्सिमम जगह पर, तो उसी के बेसिस पर हम सारी की सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे बनाते हैं। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास, टेंशन मतलब इसको दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे, आज समझ रहा हूँ कि बहुत सारा यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा। दूसरी कंडीशन हमारे पास में FEV1 बाई FBC 0.9 है, मतलब मान लीजिए 0.7 से ज़्यादा है, तो ये क्या है, यहाँ पे अब नो लिखा हुआ है, नो मतलब कि 0.7 से कम नहीं है। फिर हम FBC को चेक करेंगे, अगर FBC हमें लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल से कम मिल भी सकता है 80% ऑफ प्रेडिक्टेड से, या हो सकता है कम ना मिले। अगर 80% ऑफ प्रेडिक्टेड से कम नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास में पेशेंट नॉर्मल है, और अगर 80% ऑफ प्रेडिक्टेड से कम है तो इसका मतलब हमारे पास में रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न है। तो ये चीज़ हमारे पास में यहाँ पे क्लियर हो जाती है इसके थ्रू। अब देखो इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीके से हम क्लियर करते हैं। मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। शुरू में जब मैंने इसे पढ़ा था ना तो मुझे और ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ था, क्योंकि मेरे पास में ना तीनों रिपोर्ट्स थी, मतलब मेरे पास में DLCO रिपोर्ट्स भी अवेलेबल थी, TLC रिपोर्ट्स भी अवेलेबल थी, और ऊपर से अगर हम कहीं पर सर्च करते हैं ना तो आई डोंट थिंक कि स्पायरोमेट्री के रिगार्डिंग में ना कोई हमें अच्छा वीडियो हिंदी में अवेलेबल हो जाता है। तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला, तो मैंने भी पता है इसको सीखने में मुझे भी ना मंथ लग गए थे कि इतना ज़्यादा मुश्किल पड़ जाती है ये चीज़ इसको सीखने में, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत होता है कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। तो देखो बिल्कुल हम इसको क्लियर कर लेते हैं। देखो हमें 3 चीज़ें हमारे माइंड में रखना है। पहली चीज़ क्या कि अगर हमारा फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड FEV1 डिक्रीज होता है तो इसका मतलब है कि केस ऑब्स्ट्रक्शन का हो सकता है। ठीक है, और अगर हमारी FBC डिक्रीज होती है तो FBC डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि हमारा पेशेंट कैसा हो सकता है, रिस्ट्रिक्शन के केस में हो सकता है। ठीक है, तो FBC मतलब सीधी सी बात है कि अगर वो FBC डिक्रीज हो रही है तो केस रिस्ट्रिक्शन का हो सकता है। अगर FEV1, ये ग्राफ को भी भूल जाओ, इन तीनों पे ध्यान दो, तीनों पे FBC, FEV1 और दोनों का रेशियो। तो देखो अगर FBC डिक्रीज हो रही है तो केस रिस्ट्रिक्शन का हो सकता है, अगर FEV1 डिक्रीज हो रहा है तो केस ऑब्स्ट्रक्शन का हो सकता है, और अगर FEV1 बाई FBC की बात करें हम तो अभी इसको भी यहाँ पे भूल जाओ। ठीक है, इसके बारे में अभी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम 2 पैरामीटर्स पे ध्यान देंगे, और दोनों पैरामीटर्स हमारे पास में कौन कौन से हैं। देखो दोनों पैरामीटर्स हमारे पास हैं, पहला पैरामीटर हमारे पास में, यानी अगर इन दोनों को समझ लिया ना तो इस रिपोर्ट को आप आराम से बनाओगे कैसे, इसको इंटरप्रेट कर पाओगे। पहली चीज़ हमारे पास में है FBC, और सेकंड चीज़ हमारे पास में क्या है, FEV1। तो अगर FBC डिक्रीज होगी तो इसका मतलब केस क्या है, रिस्ट्रिक्शन की तरफ इशारा करेगा। अगर FEV1 डिक्रीज होगी तो इसका मतलब केस ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ इशारा करेगा। ठीक है, और अगर दोनों डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है और ये भी डिक्रीज हो रहा है, तो उस केस में हमारे पास में पेशेंट को कोई मिक्स डिसऑर्डर हो सकता है। मिक्स्ड मतलब ऑब्स्ट्रक्शन भी रिस्ट्रिक्शन भी, बस इसको ध्यान दो, आपका पूरा केस क्लियर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं रिपोर्ट में FEV1, ग्राफ चेक कर लिए, ग्राफ के बाद हम आएंगे FEV1 बाई FBC पर। अगर FEV1 बाई FBC 0.7 चेक करेंगे कि 0.7 से कम है या ज़्यादा है, कम की कंडीशन है और ये ज़्यादा की कंडीशन, दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। पहली कंडीशन है कि ये FEV1 बाई FBC 0.7 से कम है। अब 0.7 से कम है
तो FeV1 बाई FbC का 0.7 से कम होने का मतलब है कि FeV1 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू कम होगी तभी तो ये वैल्यू डिक्रीज होगी। तो FeV1 बाई FbC अगर कम हो रहा है तो कम है, तो इसका मतलब होता है कि हमारा FeV1 क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। क्या बताता है कि अगर ये 0.7 से कम आ रही है इन दोनों की रेशियो, तो ये यहाँ पे FeV1 मतलब ऊपर वाली चीज़ डिक्रीज हो रही है। तो FeV1 डिक्रीज कब होता है, FeV1 डिक्रीज होता है हमारा कौन से केस में, ऑब्स्ट्रक्शन के केस में, ठीक है। अब ऑब्स्ट्रक्शन का केस तो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यार हो सकता है किसी को मिक्स प्रॉब्लम हो, तो अब क्या कन्फर्मेशन कैसे लेंगे हम कि मिक्स नहीं है, इसको ऑब्स्ट्रक्शन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला पैरामीटर हमने चेक कर लिया इसके थ्रू, ये जो रिपोर्ट है, ये जो वैल्यू है, इसके थ्रू हमने क्या चेक कर लिया कि हमारा FeV1 डिक्रीज हो रहा है क्योंकि 0.7 से कम आया है। अब दूसरी चीज़ हम क्या चेक करेंगे, FbC, क्योंकि वो क्या बताती है, रिस्ट्रिक्शन के बारे में। FeV1 बताता है ऑब्स्ट्रक्शन, FbC बताता है रिस्ट्रिक्शन के बारे में। तो FeV1 यहाँ से हमने चेक किया, दोनों का रेशियो 0.7 से कम आया, मतलब FeV1 तो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन तो है भाई। अब ऑब्स्ट्रक्शन तो है तो हम चेक कर लेते हैं, हो सकता है बेचारे को रिस्ट्रिक्शन भी हो, कोई ज़्यादा क्रॉनिक पेशेंट हो तो हम क्या करेंगे, अब FbC को चेक करेंगे। जब हमने FbC को चेक किया तो वो अगर हमारा लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल 80% से कम आता है, अगर कम आया तो इसका मतलब क्या है भाई, कम है तो रिस्ट्रिक्शन भी हो जाएगा, मतलब FeV1 कम आ रहा था ऑलरेडी, तो ऑब्स्ट्रक्शन तो था ही। अब FbC भी कैसा आ गया, 80% से प्रेडिक्टेड 80% से कम आ गया, लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल से कम आ गया, मतलब FeV1 भी कम है और FbC भी कम है। अब दोनों कम है तो हमारे पास में क्या हो जाता है, दोनों कम है हमारे पास में तो क्या हो जाएगा, मिक्स्ड डिसऑर्डर। देखो यही लिखा हुआ है, यहाँ क्या हुआ, इससे हमें पता चला कि FeV1 कम था, यस यहाँ पे आया, मतलब FeV1 हमारे पास में कम था। दूसरी कंडीशन में FbC भी कम आया, तो FeV1 और FbC जब दोनों कम होते हैं तो कौन से डिसऑर्डर होते हैं, मिक्स्ड डिसऑर्डर होते हैं। अब दूसरी कंडीशन में हमने क्या देखा, यहाँ से हम देख चुके थे कि FeV1 हमारे पास कम आ रहा था। अब हमने FbC चेक किया, क्या FbC भी लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल से कम है, तो यहाँ पे हमें पता चला कि FbC लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल से कम नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ कि FeV1 कम है, जिसने क्या बता दिया कि ऑब्स्ट्रक्शन होगा पेशेंट को, लेकिन FbC को जब हमने चेक किया तो वो नॉर्मल आई, मतलब पेशेंट को रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो केस क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न हमारे पास में यहाँ पे दिखाई देगा, मतलब पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। क्लियर हुई ये चीज़, क्या था यहाँ पे, हमने पहले FeV1 बाई FbC चेक किया जो कि 0.7 से कम है या नहीं है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि कम है। अब FeV1 बाई FbC कब कम होगा, जब हमारे पास FeV1 की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी, मतलब FeV1 यहाँ पे घट रहा है। अब FeV1 कब घटता है, जब हमारे पास में केस होता है ऑब्स्ट्रक्शन का, मतलब यहाँ से पता चल गया कि पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन तो है। अब हम क्या करेंगे, अब हो सकता है कि पेशेंट को मिक्स्ड डिसऑर्डर है, तो हम रिस्ट्रिक्शन भी एक बार चेक कर लेंगे। तो रिस्ट्रिक्शन के लिए हम क्या चेक करते हैं, FbC। तो यहाँ पे हमने क्या चेक किया कि पेशेंट का FbC भी तो कम नहीं है कहीं, तो हमने देखा कि FbC पेशेंट का दो कंडीशन हो सकती है, या तो कम होगा या कम नहीं होगा। तो अगर FbC भी पेशेंट का कम निकलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि पेशेंट को रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ से क्लियर हो गया था FeV1 कम था तो ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ से क्लियर हुआ FbC कम है तो रिस्ट्रिक्शन है, और जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, एक मिक्स्ड डिसऑर्डर बन जाता है। तो पेशेंट को क्या होगा, यहाँ पे मिक्स्ड डिसऑर्डर होगा। दूसरे केस में देखा हमने FeV1 तो यहाँ से कम था ही, और हमने FbC को चेक किया तो पता चला कि FbC यहाँ पे कम नहीं है। तो केस क्या बना हमारे पास, FeV1 तो कम है तो मतलब ऑब्स्ट्रक्शन तो है पेशेंट को, लेकिन FbC कम नहीं है, इसका मतलब क्या है, पेशेंट को रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो क्या होगा, पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन, सीधी सी बात है, तो क्या हो जाएगी, पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर हो जाएगा। अब दूसरा केस हमारे पास आया, हमने चेक किया कि पेशेंट को FeV1 बाई FbC 0.7 से कम नहीं है। हमारे पास रिपोर्ट आई, उसमें हमने देखा 0.7 से ये वैल्यू कम नहीं है। अब 0.7 से वैल्यू कम कब नहीं होती है, जब FeV1 की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब FeV1 की वैल्यू ज़्यादा है मतलब पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ये तो हमें यहाँ से क्लियर हो गया। इसको देख के समझ में आ गया कि ऑब्स्ट्रक्शन कब नहीं है। तो देखो बिल्कुल यहाँ देखते हैं तो हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर 0.7 से अगर ये वैल्यू कम है तो इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन होगा, अगर 0.7 से ये वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, तो रिस्ट्रिक्शन होगा या पेशेंट नॉर्मल होगा। अब देखो, अब हमने चेक किया कि FeV1 क्या था, यहाँ पे कम नहीं था मतलब पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, लेकिन हो सकता है पेशेंट को रिस्ट्रिक्शन हो। अब रिस्ट्रिक्शन भी हमें चेक करना पड़ेगा, या हो सकता है रिस्ट्रिक्शन भी ना हो, पेशेंट नॉर्मल हो। तो रिस्ट्रिक्शन चेक करने के लिए हम FbC चेक करेंगे। FbC अगर लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल से कम हो भी सकती है, कम नहीं भी हो सकती, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो मान लीजिए FbC हमारे पास कैसी आई, लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल से कम आई, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल से कम आती है मतलब पेशेंट को क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है। अगर FbC घटती है मतलब पेशेंट को रिस्ट्रिक्शन होता है। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन पेशेंट को नहीं था क्योंकि इसकी वैल्यू 0.7 से कम नहीं थी, लेकिन पेशेंट को FbC की वैल्यू कैसी आई है, कम आई। तो FbC रिप्रेजेंट करती है रिस्ट्रिक्शन को। तो इसका मतलब क्या, इस केस में जहाँ पे FeV1 बाई FbC 0.7 से कम नहीं है, लेकिन FbC लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल से कम आ रहा है, वहाँ पे हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न देखने को मिलेगा। और अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि FbC लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल से कम
नहीं हो। अगर FBC लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल से कम नहीं है तो इसका मतलब पेशेंट को रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऊपर चेक कर लिया था FEV1/FBC भी लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल से कम नहीं था, मतलब पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं था। अब ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं है, रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, तो नॉर्मल पेशेंट होगा, घर भेज दो उसे। तो ठीक है, पेशेंट कैसा होता है हमारे पास यहाँ पे इस कंडीशन में नॉर्मल पेशेंट होता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो एक बार बिल्कुल सोचो, इसको देखो, एक बार समझो कहाँ पे कोई कन्फ्यूजन आ रहा है। एक बार थोड़ा सा माइंड लगा के सोचना, थोड़ी देर में ये समझ आ ही जाएगा आखिर कि हम किस तरीके से इसको इंटरप्रेट करते हैं। ये बहुत आसान है। हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, FEV1/FBC का रेशियो। अगर ये रेशियो 0.7 से कम आ रहा है तो इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है, और अगर ये रेशियो 0.7 से कम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हो सकता है पेशेंट रिस्ट्रिक्शन में या नॉर्मल कंडीशन है। अब हमने FEV1/FBC चेक किया, अगर ये 0.7 से कम आया, 0.7 से कम आया, इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन तो है भाई, ये हमें क्लियर हो गया। अब हम चेक करेंगे रिस्ट्रिक्शन। तो रिस्ट्रिक्शन के लिए हम क्या चेक करते हैं, FBC। अगर FBC की क्या हो सकती है, FBC की दो वैल्यू हो सकती है, या तो हो सकता है ये लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल से कम हो, या हो सकता है कि ना हो। अगर FBC भी हमारा लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल से कम है, हमारा FBC भी क्या आ गया, लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल से कम आ गए, तो इसका मतलब पेशेंट को रिस्ट्रिक्शन भी है। अब ऑब्स्ट्रक्शन भी है, रिस्ट्रिक्शन भी है, तो क्या हो जाएगा, पेशेंट को मिक्स डिसऑर्डर हो जाएगा। अब एक दूसरी कंडीशन हो सकती है, दूसरी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ तो हमने देख लिया कि ऑब्स्ट्रक्शन तो पेशेंट को था ही, जब ये लोअर लिमिट ऑफ मतलब ये क्या आ रहा था, 0.7 से कम आ रहा था। दूसरे केस में हमने देखा FBC को। अब FBC में क्या हुआ, हमारे पास में FBC भी हमें कम मिल गई। अब भाई जब FBC भी हमारी इस कंडीशन में क्या हुआ, FBC हमें पहली कंडीशन में कम मिली थी, अब दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, ये तो कम था लेकिन FBC चेक करी तो FBC कैसी है, नॉर्मल है। अगर FBC नॉर्मल है मतलब कि पेशेंट को रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। अब पेशेंट को रिस्ट्रिक्शन नहीं है लेकिन ऊपर चेक किया था तो पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन था, तो यहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर होगा कि पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो ये हमारे पास में ये पहली कंडीशन क्लियर हो गई कि या तो मिक्स्ड डिसऑर्डर होगा या ऑब्स्ट्रक्शन होगा। दूसरी कंडीशन, अगर FEV1/FBC को हम यहाँ से चेक करने जाते हैं, तो जैसे ही हमने चेक किया हमें पता चला कि इसकी वैल्यू 0.7 से ज़्यादा है। 0.7 से ज़्यादा होने का मतलब क्या हो जाएगा कि पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। अब हम चेक करेंगे FBC को। ठीक है, FBC कैसी हो सकती है, या तो FBC ज़्यादा हो सकती है या फिर कम हो सकती है। देखो ऑब्स्ट्रक्शन तो है ही नहीं पेशेंट को, तो ऑब्स्ट्रक्शन को तो यहाँ पे भूल ही जाओ कि ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न होगा। जैसे ही पता चला FEV1/FBC 0.7 से ज़्यादा है, रिस्ट्रिक्शन को छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए। अब हमारे पास FBC की हमने वैल्यू चेक करी, तो मान लीजिए कि FBC की पहली कंडीशन में हमारे पास में वैल्यू जो आई है वो वैल्यू कैसी आई है, हमारी लोअर लिमिट से कम आई है। लोअर लिमिट से मतलब जो नॉर्मल लिमिट होती है उससे कम आई है। अब कम आई है, कम आने का मतलब क्या होता है कि पेशेंट को रिस्ट्रिक्शन होगा। जब FBC डिक्रीज होती है तो पेशेंट को क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है। तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को कोई रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है। और दूसरी कंडीशन में मान लीजिए FBC कैसी आई है, हमारी लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल से कम नहीं आई है, तो ये तो कम था ही नहीं, मतलब FEV1 भी कम नहीं था, FBC भी कम नहीं, तो पेशेंट कैसा हो जाएगा, हमारा नॉर्मल हो जाएगा। सो 3 बार समझा दिया, अब तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो फिर भी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आई होप कि स्पायरोमेट्री का आप इंटरप्रिटेशंस कर पाओगे, जो वैल्यूज आपको मिलती है उसकी बेसिस पर और ग्राफ को देखकर। इसके बाद जो भी हमें ग्राफ्स में कई सारे पैटर्न दिखाई देते हैं, उन पैटर्न्स के बारे में हम एक करके डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अगर इसमें कोई छूट रहा हो जहाँ पे आप चाहें कि उसे हम ऐड कर दें नेक्स्ट वीडियोज़ में, तो प्लीज़ उसके लिए भी कोई हिंट प्रोवाइड कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के थ्रू।